सऊदी अरब के शहर मदीना में सबसे ऊंची इमारत बनने का प्रोजेक्ट शुरू होने लगा तो प्रोजेक्ट वाली जगह पर एक औरत की झोंपड़ी आ गई। हुकूमत ने उसे एक आलीशान महल और करोड़ों रुपए की ऑफर की तो वो ना मानी। तभी शहजादे को शक होने लगा कि जरूर झोंपड़ी में कोई खास राज है। यूं आधी रात को शहजादा हकीकत का पता लगाने जूं ही झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो पांव तले से जमीन निकल गई। ये देख कर के वहां वो अपनी झोंपड़ी से बाहर बैठी ऊँग रही थी। शायद थकावट की वजह से या दिन भर के कामों की वजह से उस पर नींद का गलबा था। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें नुमायां थीं और वो कुछ पल आराम करना चाहती थी ताकि ताज़ा दम हो सके। वो सड़क पर ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर सर्दी छाई थी मगर बेपनाह सुकून भी था। न जाने वो ग़ुनूदगी में क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। वो गहरी नींद में जाने लगी थी कि उसे अपने इर्द गिर्द कुछ गैर मामूली हलचल महसूस हुई। उसने कोशिश करके अपनी आंखों को पूरा खोला और इर्द गिर्द का जायजा लिया। कीमती लिबास में वो 4 से 5 लोग थे जो उसकी झोंपड़ी के इर्द गिर्द से जायजा लेते न जाने आपस में क्या चहमगुइयां कर रहे थे। वो कुछ देर उनको देखती रही फिर दोबारा से आंखें बंद करके बैठ गई। सुनो, ये झोंपड़ी तुम्हारी है? अब किसे उसे अपने करीब से आवाज़ सुनाई दी तो उसने फौरन आंखें खोल दी। हाँ, मेरी है। फिर उसने अपने मखसूस लहजे में जवाब दिया, हमें ये झोंपड़ी यहाँ से हटानी पड़ेगी। वो हैरानी से उठ खड़ी हुई। क्यों क्यों हटानी पड़ेगी? वो गैज़ो गज़ब से भरे लहजे में बोली। उसकी नींद और थकावट दोनों ही उड़नछू हो गई थी। ये हमेशा से मेरी जगह है और मेरी ही रहेगी। इस धरती पर मौजूद कोई भी जीरो मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। उसने अपने हाथ में पकड़ा डंडा जमीन पर दे मारा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है और आपकी झोंपड़ी दरमियान में आ रही है। लिहाजा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए आपको ये जगह खाली करना होगी। इसके बदले हुकूमत आपको ज़मीन और रुपया दोनों मुहैया करेगी ताकि आप अपना घर तामीर कर सकें। उन शानदार लिबास वाले आदमियों में से एक ने उसे नरम लहजे में पूरी बात समझाई थी। उसने फौरन ही नफ़ी में सर हिलाया। तुम मुझे करोड़ों रुपए दोगे तब भी मैं ये जगह खाली ना करूँगी। हुकूमत मेरी मर्जी के बगैर मेरे असासे पर कुछ भी तामीर नहीं कर सकती। या कर सकती है? अब के उसने तंजिया सवालिया लहजे में पूछा तो वह आदमी छिटक गया। नहीं, आपकी मर्जी के बगैर हुकूमत आपके असासे पर कब्जा नहीं कर सकती। मेरी तरफ से साफ इनकार है। उसने साफ साफ लहजे में बुलंद आवाज में ऐलानिया कहा और हाथ में पकड़ा डंडा एक बार फिर जमीन पर मारकर अपनी झोंपड़ी में जा घुसी। मदीना मुनव्वरा अपनी रूहानी अहमियत और तारीखी मकाम की बिना पर दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में ख़ास मकाम रखता है। शहर की मईशत ज़्यादातर मजहबी ज़ियारात और हज उम्रे से वाबस्ता है। हुकूमत वक्त ने शहर की तरक्की के बारे में अज़म किया और कई मंसूबों की बुनियाद रखी। हालिया सालों में मदीना ने तरक्की की राह पर गामजन होकर जदीद सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी की। जदीद मदीना में शानदार होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और जदीद रिहायशी मंसूबे भी शामिल किए गए। इन्हीं मंसूबों में से एक नया मंसूबा शुरू होने जा रहा था। इस मंसूबे के तहत शहर की सबसे ऊंची इमारत तामीर की जानी थी जो न सिर्फ शहर की जदीदियत का मज़हर होती बल्कि उसकी शानदार सकाफती तारीख के साथ भी हम आहंग होती। दूसरे ममालिक से आने वाले सयाहों के लिए ये इमारत दिलचस्पी का बाइस बनती जिससे हुकूमत वक्त को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता और मुल्क में करेंसी का तबादला होता। प्रोजेक्ट के तमाम नुकात पर गौर व खौस करने के बाद मंजूरी दे दी गई थी। ज़मीन का जायज़ा लेने जो ही कुछ सरकारी मुलाजिम उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें इस अजीम प्रोजेक्ट के रकबे पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उमूमन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की ज़मीन पर ऐसी छोटी मोटी झोंपड़ियाँ आ जाया करती हैं जिन्हें उसकी ज़मीन के बदले किसी और इलाके में ज़मीन दे दी जाती। इसीलिए उन लोगों ने इस बात को कोई ख़ास अहमियत न दी और झोंपड़ी की मालिक औरत को प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। मगर उस झोंपड़ी के बारे में सबसे ख़ास बात यह थी कि उस खातून ने अपनी झोंपड़ी किसी भी कीमत पर खाली करने से साफ इनकार कर दिया था। शहजादे के आदमियों ने उस बूढ़ी खातून को नए घर की पेशकश भी की मगर उसका जवाब हाँ में न बदला। वो लोग हैरान होकर वापस लौट गए। उस वक्त तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो खातून गुस्से में झोंपड़ी खाली करने से इनकार कर रही हैं। मगर प्रोजेक्ट की शुरुआत तक उसकी ना हाँ में ना बदली। उन्होंने उसे ज़्यादा पैसों की पेशकश की मगर वो मान कर न दी। वो परेशानी से झोंपड़ी में टहल रही थी। उसे कुछ समझ ना आ रहा था कि वो क्या करे। वो किसी सूरत ही झोंपड़ी खाली नहीं करना चाहती थी। बेचैनी की इंतहा पर थी। वो अक्सर देखा करती कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तकरीबन रोज़ाना ही उसके इलाके में आ जाया करती और उसमें मौजूद लोग जगह का जायज़ा लेते और ज़मीन नापते रहते।
शायद हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। उसे हुकूमत के इस प्रोजेक्ट से कुछ भी लेना देना ना था। हुकूमत एक छोर 100 प्रोजेक्ट बनाए, उसका क्या जाना था। इर्द गिर्द दूर दूर तक हुकूमत की अराजी फैली पड़ी थी। हुक्मरान वहां पर तामीरात शुरू करवा सकते थे। न जाने उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी के पीछे क्यों पड़े थे। ये कहना गलत ना था कि उसने खून पसीना बहाकर ये झोंपड़ी तामीर की थी। उसने हुकूमत से इजाज़तनामा लेकर चंद बरसों लगाकर ये ज़मीन भी खरीद रखी थी। उसके पास ज़मीन के कागजात और झोंपड़ी बनाने का इजाज़तनामा दोनों ही मौजूद थे। तब भी सरकार उसको बिला वजह तंग कर रही थी। जाने क्यों ये लोग मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते, वो अक्सर सोचती। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो हर वक्त परेशानी से इर्द गिर्द आती जाती गाड़ियों को देखती और ज़मीन पर अपना डंडा मारकर इधर से उधर टहलती रहती। मंसूबे की शुरुआत हुई तो उसे की जाने वाली पेशकशों में इजाफा होता गया। उसका जवाब अब भी वही था जो हमेशा से था। बिलाखिर शहजादे तक बात पहुंची तो वो ये सब सुनकर सख्त ताज्जुब का शिकार हुआ। वो खुद उस बूढ़ी खातून से मिलने गया और उसे एक आलीशान महल और करोड़ों रुपए की पेशकश की, मगर वो ना मानी। परेशान हाल और झोंपड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिक्रमंद वो औरत दिन रात अपनी जगह का चक्कर काटती रहती। इर्द गिर्द की गाड़ियां और सरकारी अफसरान की बार बार आमद ने उसकी नींद को बिल्कुल ही हराम कर दिया था। वो अक्सर रात के अंधेरे में जागती रहती, झोंपड़ी के इर्द गिर्द टहलती रहती और दूर दूर तक फैले खुले मैदान को देखती रहती। एक रात जब तारीकी ने पूरे इलाके को घेर लिया था और हर तरफ हू का आलम था, तो वो झोंपड़ी में आराम करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। वो फौरन उठ बैठी और अपने डंडे को मजबूती से थाम कर बाहर निकल आई। चांदनी रात में उसे चंद लोग दिखाई दिए जो उसकी झोंपड़ी के करीब कुछ सरगोशियां कर रहे थे। उनमें शहजादा भी शामिल था। उसने उन्हें देखकर तेज लहजे में कहा, यहाँ क्या हो रहा है? शहजादे ने आगे बढ़कर नर्म लहजे में कहा, अम्मा जी, मैं आपसे एक आखिरी बार बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी जगह आपके लिए बहुत अहम है, मगर ये प्रोजेक्ट भी मुल्क के लिए बहुत अहम है। हमने आपको हर मुमकिन पेशकश की है। हम आपको नई जगह भी दे सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। औरत ने सख्त लहजे में जवाब दिया, शहजादे, मैंने कहा ना कि मैं अपनी झोंपड़ी किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। ये जगह मेरी ज़िंदगी की कहानी का हिस्सा है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकती। शहजादा अब की बार थोड़ा मायूस हुआ था। माँ जी, आपकी इस्तकामत काबिल कदर है, मगर हमें इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। क्या आप हमें इतना बता सकती हैं कि ये जगह आपके लिए इतनी अहम क्यों है? औरत ने शहजादी की आंखों में देखा और एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर उसने एक लंबी सांस भरी और गोया हुई, ये जगह सिर्फ एक झोंपड़ी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की मेहनत का नतीजा है। मेरी तमाम ज़िंदगी इसी झोंपड़ी की मरहून मिन्नत है। यहाँ मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली थी। इसी जगह मेरे अपने प्यारे मुझे एक एक करके छोड़ गए थे। यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल गुजारे हैं। इसी जगह ने मुझे ज़िंदगी की मुश्किलात में सहारा दिया है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। शहजादा उसकी बात को गौर से सुन रहा था। उसका नर्म दिल हमदर्दी से लबरेज था। उसने नर्म लहजे में कहा, माँ जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर मुल्क की तरक्की भी ज़रूरी है। हम आपको इस जगह के बदले एक बेहतर ज़िंदगी फराहम करने का वादा करते हैं। आपकी झोंपड़ी की जगह एक अजीम प्रोजेक्ट की बुनियाद बनेगी जो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है। औरत ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोली, बेटा, आपकी पेशकश अच्छी है, मगर ये झोंपड़ी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और इसको नहीं छोड़ सकती। अगर हुकूमत को मेरी जगह चाहिए तो मेरे यहाँ रहते हुए भी अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके काम में कोई रुकावट नहीं बनूंगी। वो दूर हवाओं में घूरती हुई बोली थी। शहजादा हैरान रह गया। उसने पहली बार देखा था कि कोई शख्स अपनी झोंपड़ी के लिए इस कदर इस्तकामत दिखा सकता है। वो गहरी सोच में गुम था, मगर हिम्मत न हारना चाहता था। उसने सोचा कि एक और कोशिश करके देख लेता हूँ। मैं आपकी बात समझता हूँ और आपकी इस्तकामत की कदर करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक शानदार महल नुमा घर तामीर करके दें, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके और आराम से गुजार सकें। ना सिर्फ ये, बल्कि उस महल में ज़िंदगी की हर एक ऐशो इशरत मुहैया होगी। वो औरत शहजादे की बात सुनकर सख्त हैरान थी। शहजादे, आप क्या समझते हैं, मैं दौलत या ऐशो इशरत पाने की खातिर अपनी झोंपड़ी छोड़ दूंगी? अगर मुझे ये जगह छोड़नी ही होती तो आप मुझे कोई पेशकश ना भी करते, तब भी मैं ये जगह छोड़ देती। ना तो मुझे ऐशो इशरत की चाह है, ना ही पैसे की तमन्ना। आप मेरा जवाब सुनकर मायूस होंगे, मगर मेरी तरफ से आज भी इनकार है।
मुझे उम्मीद है कि आप अपने आदमियों को बार बार यहाँ नहीं भेजेंगे और मुझे आराम से जिंदगी गुजारने देंगे। शहजादा हैरान था कि कोई भी फटी पुरानी झोंपड़ी के खातिर करोड़ों रुपए की पेशकश कैसे ठुकरा सकता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसा ना देखा और ना ही सुना था। ज्यादातर लोग झोंपड़ी को कुछ जमीन या एक घर के एवज ही खाली कर दिया करते थे। उसकी जिद और इस्तकामत देखकर शहजादे को शक होने लगा कि इस झोंपड़ी में जरूर कोई खास राज है। उसने तय कर लिया कि वो ये राज जरूर जानकर रहेगा। उधर मंसूबे की शुरुआत हो चुकी थी तो दूसरी तरफ शहजादा उस बूढ़ी खातून की झोंपड़ी की खोज में लगा था। एक रात हद से ज्यादा तारीकी थी। शहजादे ने अपना हुलिया बदला। उसने अपना कीमती रेशमी सूट उतार दिया और एक सादा सा सफेद कपास का सूट पहन लिया। उसने अपनी सोने की कढ़ाई वाला गोठड़ा छोड़कर एक आम सफेद सा गोठड़ा सर पर रखा। अकाल की जगह एक आम स्याह धागे की पट्टी बांधी। उसने अपने चेहरे को बदलने के लिए सफेद रंग की मूंछ दाढ़ी भी लगा ली। अब वो एक आम बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। कोई भी उसे न पहचान सकता था। रात की इस तारीकी में कम से कम वो बुढ़िया औरत तो बिल्कुल ही ना पहचान पाती। वो उस खातून की झोंपड़ी के नजदीक चला आया। अब उसे झोंपड़ी के अंदर जाने का तरीका सोचना था। वो झोंपड़ी के बाहर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उस औरत को बाहर से कुछ शोर की आवाज सुनाई दी तो वो फौरन उठकर बाहर चली आई और एक आदमी को जमीन पर गिरे पाया तो उसकी मदद को लब की। वो आदमी कमजोर और नकाहत के बाइस गिर पड़ा था। खातून ने उसे पानी पिलाया और उसको सहारा देकर अपनी झोंपड़ी में ले आई और उसे कोने में लगे बिछोने पर बिठा दिया। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, शहजादे ने नकाहत से भरपूर लहजे में कहा। तो वो औरत सोच में पड़ गई। उस वक्त उसके पास खाने को कुछ भी मौजूद न था। दोपहर की सूखी रोटी उसने पानी में डुबोकर कुछ देर पहले ही खाई थी। ताहम उसके पास चंद सिक्के मौजूद थे। उसको मालूम था कि देर रात गए कौन सी दुकानें खुली रहती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसने कपड़ों के ढेर में से एक चादर में बंधे कुछ सिक्के खोले और झोंपड़ी से बाहर चल दी। शहजादा जो अपने पेट पर हाथ रखे कमजोरी से लेटा था, उसके बाहर निकलते ही उठ बैठा। उसके पास ज्यादा वक्त न था। उसे जल्द ही वो राज खोजना था जिसके खातिर वो यहाँ इस होलिये में चला आया था। उसने बड़ी तेजी से इर्द गिर्द का जायजा लिया था। एक कोने में मैले फटे पुराने कपड़ों का ढेर, जबकि दूसरे कोने में पानी का बर्तन और गिलास रखा था। पूरी जमीन पर एक मोटा कपड़ा बिछा था। शहजादे को पहली नजर में तो झोंपड़ी में कुछ खास दिखाई न दिया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इर्द गिर्द रखी हर चीज को छू कर देखने लगा। झोंपड़ी के पीछे की दीवार को जो ही उसने ठोका तो उसे भारी लोहे की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी जल्दी वहां लटके कपड़ों को एक तरफ किया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक लोहे का भारी मगर छोटा सा दरवाजा लगा था। उसने जो ही दरवाजे को खोला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जब उसने देखा कि वहां एक सुरंग मौजूद थी, उसने अपनी जेब से टॉर्च निकालकर उस सुरंग के अंदर रोशनी की। उसे लगा था कि दरवाजे के पीछे दीवार होगी या शायद कोई पाइपलाइन वगैरह, मगर वो तो एक लंबी सुरंग थी। उसमें अंदर जाने का रास्ता मौजूद था। ताहम वो इस कदर तंग था कि शहजादा घुटनियों के बल चलकर ही वहां से गुजर सकता था। शहजादा एक ही जस्त में सुरंग के अंदर मौजूद था। वो घुटनियों के बल चलता रहा। सुरंग काफी लंबी थी। वो चलते चलते थक चुका था, मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसे ये राज जानकर ही रहना था, लिहाजा वो चलता रहा। बिलाखिर सुरंग खत्म हुई। वो लोहे की भारी सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा। यहाँ एक बहुत बड़ा तहखाना था। शहजादे ने घूम फिर कर पूरे तहखाने का जायजा लिया, मगर वो बिल्कुल खाली था। वो वहां कुछ खास ना पाकर वापस पलटने ही लगा था कि उसके पांव से कोई चीज टकराई और वो लड़खड़ा गया। उसने बमुश्किल खुद को संभाला, मगर ये देखकर वो हैरान रह गया कि सामने एक खुफिया कमरा था जो खुद ब खुद खुल गया था। शायद शहजादे का पांव गलती से उसके हैंडल पर पड़ गया था और वो दरवाज़ा इत्तेफाकिया तौर पर खुल गया। शहजादा हैरानी से अंदर दाखिल हुआ। वो कमरा कदीम किताबों, नायाब जवाहरात और तारीखी नवादरात से भरा पड़ा था। ऐसा लगता था कि ये किसी अजीम शान सल्तनत की निशानियां थी। शहजादा हैरान होकर एक एक चीज को अपनी उंगलियों से छूता आगे बढ़ रहा था। वो औरत कौन थी और इस कदर कीमती और तारीखी सामान उसके पास कैसे आया था? एक बात तो तय थी कि वो इतना सब कुछ चुरा कर यहाँ नहीं छुपा सकती थी। यकीनन ये सब उसकी मलकियत था। उस औरत ने अपने आबा व अजदाद की निशानियों को महफूज रखने के लिए अपनी सादा झोंपड़ी को छुपने की जगह बना रखा था। वो एक एक चीज का जायजा लेने लगा। यहाँ इस कदर कीमती नवादरात मौजूद थे कि करोड़ों की मालियत उसके सामने कुछ भी न थी। तभी उस औरत ने महल और करोड़ों रुपए लेने से मना कर दिया था। शहजादा हैरत से एक एक चीज को छू रहा था। इसी असना में उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी।
तो उसने चौंक कर पलट कर देखा। वही बुढ़िया औरत हाथ में डंडा पकड़े उसकी तरफ बढ़ी थी। कौन हो तुम, और यहाँ तक कैसे पहुंचे? गैज़ो गज़ब से उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। मैं कोई राहज़र नहीं हूँ, आप मेरा यकीन करें। मैं आपको और आपके इस कीमती असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक शहजादा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं गुज़िश्ता दिनों आपसे मिलने भी आया था। शहजादे ने अपना चेहरा साफ किया ताकि बुढ़िया उसको वाज़े तौर पर देख सके। शहजादे ने नकली दाढ़ी और मूछें भी उतार दी। उस औरत ने गौर से शहजादे के चेहरे को देखा। अब वो उसको एक नज़र में ही पहचान गई थी। ओह शहजादे, आप यहाँ कैसे आ गए? ये राज तो हमने सदियों से छुपा रखा था, मगर अब सब पराया हो जाएगा। लेकिन आप कौन हैं, और ये सब आपके पास किस तरह आया? शहजादे ने तजस्सुस से मजबूर होकर पूछा। अब तो मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। वो ढीले कदमों से चलती एक बड़े चबूतरे पर टिक गई। शहजादा भी उसके नक्शे कदम पर चलता उससे कुछ फासले पर बैठ गया। मेरा नाम खलवत है। मेरे आबाओ अजदाद एक ज़माने में इस्लामी सल्तनत अदन के हुक्मरान थे, और हमारा ख़ानदान वहाँ हंसी खुशी रहता था और एक बड़े इलाके पर हुकूमत करता था। वो शहर अपनी खूबसूरती और दौलत के लिए ही मशहूर था। अदन का शहर बहर अहमर के साहिल पर वाक़ था और दुनिया भर के ताजिरों का मरकज़ था। हमारे महल की शान व शौकत देखने के लायक थी, और हमारे ख़जाने की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर थीं। बहुत से दुश्मनों की नज़र हमारे महल और ख़जाने पर थी। दुश्मन सदियों से हमले की तैयारियों में मसरूफ़ थे, बल्कि कई बार हमारे इलाके और महल पर हमला भी कर चुके थे, मगर हमारे ताकतवर सिपाही हमेशा ही उनको मात दे देते। मेरे परदादा उस वक्त सबसे बड़े सिपा सालार और बादशाह हुआ करते थे। एक दिन वो अचानक ही बीमार हो गए और चल बसे। उनकी वफ़ात के बाद सल्तनत को शदीद धचका पहुंचा। उनकी जगह उनके जानशीन ने संभाल ली, मगर वो सब अभी सोग में ही थे कि एक दिन हमारी सल्तनत पर दुश्मनों ने हमला किया। एक तरफ तो हमारे लोग इस हमले के लिए तैयार न थे, तो दूसरी तरफ हमला बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ किया गया था। वो एक बड़ी जंग थी जिसमें हमारा ख़ानदान सब कुछ हार गया। दुश्मन ने हमारे महल पर कब्जा कर लिया और सबको मार डाला। हम कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए और साथ जितना सामान ला सकते थे ले आए, जिसमें कीमती नवादरात का एक बड़ा डब्बा भी शामिल था। हम अपनी जान बचाने के लिए खुफिया रास्ते से फरार हुए जो हमारे आबाओ अजदाद ने बनवाया था। वो रास्ता हमें महल के तहखाने से निकलकर जंगल के अंदर ले गया। हमने कई दिन और रातें जंगल में बसर की, मगर जंगल में गुजारा करना बेहद मुश्किल था। वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर आबाद थे जो किसी वक्त भी हम पर हमला कर सकते थे। जंगल में अक्सर डाकू बसेरा किए रखते, जिनसे हमारी जानों को सख्त खतरा था। हम वहाँ से शहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते इस बड़े गार में आ पहुँचे, जो शायद यहाँ किसी ने अपने कुछ कीमती सामान रखने के लिए बनवाया था, मगर उस वक्त ये खाली था। शायद इसके मालिकान यहाँ से बाहर जा चुके थे या मर चुके थे। हम इस गार में रहने लगे, मगर यहाँ से जाकर खाने पीने का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शहर यहाँ से काफ़ी दूरी पर था और सारा रास्ता पहाड़ों से भरा हुआ था। रफ्ता रफ्ता मदीना शहर तरक्की करता रहा तो दूर दूर तक के इलाकों पर मकान और दुकानें बनती गई। हम सब ने मिलकर इसी तहखाने से बाहर का रास्ता और सुरंग बना ली, जिससे हमें बाहर आने जाने और खाने पीने के इंतज़ाम करने में आसानी हो गई। मगर हमें डर था कि कोई ये दरवाज़ा देख न ले, इसीलिए हमने इसके ऊपर एक झोंपड़ी तामीर कर ली। हम अक्सर यहाँ आते और अपने बाप दादा की शान व शौकत याद करते, क्योंकि अब हमारे पास उनकी याद ही बची थी। मेरे साथ आने वाली बाकी ख़वातीन एक एक करके इस दुनिया से चली गईं। मैं उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए। अगर किसी को पता चल जाता तो वो मुझे भी जान से मार देता, जैसे मेरे बुजुर्गों को मार दिया गया था, और सारा सामान लूट कर फरार हो जाता। जबकि ये सब हमारी ख़ानदानी सल्तनत की तारीख़ और विरासत है, और मुझे ये सब बेहद अजीज़ है। मैंने अपने आबाओ अजदाद की किताबों का मुताला जारी रखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। ये ख़जाना और किताबें मेरे आबाओ अजदाद की निशानियाँ हैं, और मैं इन्हें संभाल कर रखना चाहती हूँ। मैं अपने प्यारे बुजुर्गों की सकाफ़त और तारीख़ को ज़िंदा रखना चाहती हूँ। लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा ख़ानदान किस तरह से मलियामेट कर दिया गया। पूरा का पूरा कुनबा एक ही रात में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मैं ये आज तक न कर पाई। इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ कि एक दिन अदन शहर के हुक्मरानों का हाल लोगों तक पहुँचाऊँ, मगर ये मुमकिन होता नज़र नहीं आया। मैंने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें मैंने अपने बचपन के हर वाक़े को बयान किया, मगर इन किताबों को पब्लिश न करवाया। ये जो किताबें आप देख रहे हैं ना शहज़ादे, इनमें से बेशतर मैंने ही लिखी हैं। मेरी वालिदा ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया था। वो भी जान बचाकर भाग आने वालों में से ही एक थी।
शहजादा ये सब जानकर सख्त हैरान था। वो सोच भी न सकता था कि एक शहजादी ने उसके शहर में किस तरह गुमनामी की जिंदगी गुजार दी थी। शहजादे ने फौरन समझ लिया कि यह खजाना मदीना की तारीख और सकाफत के लिए बहुत अहमियत रखता है। उसने उस औरत की इज्जत और उसकी राज की हिफाजत का वादा किया और तय किया कि इस मकाम को एक तारीखी विरसे के तौर पर महफूज किया जाएगा। उसके बाद उस जगह पर सबसे ऊंची इमारत तामीर करने का मंसूबा मुअत्तल कर दिया गया और मदीने की उस झोंपड़ी को उसकी तारीखी अहमियत के साथ बरकरार रखा गया। शहजादा खलवत को और उसके खजाने को अपने साथ महल ले गया। खलवत, जो किसी सल्तनत की शहजादी थी, उसने अपने बचपन से लेकर अब तक कैसी फकीरों जैसी जिंदगी गुजारी थी। शहजादे ने खलवत से वादा किया कि वो उसकी मर्जी से इमारत तामीर करेगा जिसमें अदन शहर और वहाँ के शहजादों की तारीख महफूज की जाएगी। खलवत ने अपनी मर्जी से अपने आबा व अजदाद के महल से मिलता जुलता और अपने शहर जैसी इमारत तामीर करवाई जो कदीम रियासत के अजायब घर के तौर पर बनाई गई थी। शहजादे के इस फैसले ने न सिर्फ उस औरत के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा की, बल्कि मदीने के लोगों में भी उसका मकाम बुलंद कर दिया। हुकूमत ने उस इलाके को एक सकाफती विरसा करार दे दिया और उस अजायब घर में उस खुफिया कमरे की नायाब अशिया को आवाम के लिए नुमाइश पर रखा गया। यह अजायब घर मदीना की तारीख, सकाफत और विरसे की हिफाजत और उसकी तालीम के लिए एक अहम मरकज़ बन गया। इस वाक़े ने पूरे शहर को एक पैगाम दिया कि जदीदियत और तरक्की ज़रूरी है, मगर अपनी सकाफत और तारीख को महफूज रखना भी उतना ही अहम है। उस झोंपड़ी की दास्तान मदीना मुनव्वरा की एक मिसाल बन गई, जहाँ माजी की कदर और हाल की तरक्की एक साथ नुमायाँ होती है। इस तरह मदीना ने अपनी रूहानी और तारीखी शनाख्त को बरकरार रखते हुए मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाया। ये कहानी जल्द ही पूरे मुल्क में फैल गई और मदीना मुनव्वरा की झोंपड़ी एक अलामत बन गई कि कैसे एक आम औरत की इस्तकामत और शहजादी की समझदारी ने शहर की तारीख और सकाफत को महफूज किया। उस वाक़े ने लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने माजी की कदर करने का दर्स दिया। मदीना में आने वाले ज़ायरीन अब न सिर्फ मस्जिद नबी और दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करते, बल्कि उस अजायब घर का भी रुख करते जहाँ उस झोंपड़ी की कहानी सुनाई जाती। इसके अलावा हुकूमत ने भी शहर की दीगर कदीम इमारतों और सकाफती मकामात की हिफाजत के लिए नए क़वानीन और मनसूबे मुतारिफ करवाए। ये वाक़या मदीना की आवाम के लिए एक मशील राह बन गया कि तरक्की और जदीदियत के सफ़र में अपने सकाफती विरसे को ना भूलें। इस तरह मदीना मुनव्वरा ने दुनिया को ये दिखाया कि कैसे एक शहर अपनी तारीख़ी और सकाफती शनाख्त को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकता है, और उसकी ये कहानी हमेशा के लिए दिलों में महफूज हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ मदीना मुनव्वरा में सकाफती विरसे की हिफाजत की अहमियत मज़ीद उजागर हुई। हुकूमत और शहरियों ने मिलकर इस बात को यकीनी बनाया कि शहर की जदीद तरक्की के साथ साथ उसकी तारीख़ी और रूहानी शनाख्त भी महफूज रहे। तालीमी इदारों ने इस वाक़े को निसाब का हिस्सा बनाया गया ताकि नई नस्लें अपनी माजी की अज़मत से वाकिफ़ रहें। खलवत का भी वो अज़म पूरा हो गया था जो उसने खुद से किया था कि वो अपने ख़ानदान की तारीख़ को हमेशा याद रखेगी और तमाम लोगों तक उस जंग के बारे में बताएगी जिसमें उसका पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया गया। हर साल लाखों सयाह उस अजायब घर को देखने आते हैं और वो कहानी सुनते हैं जिसने मदीना की तारीख़ को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। यह किस्सा न सिर्फ मदीना मुनव्वरा बल्कि दुनिया भर में भी एक मिसाल बन गया कि किस तरह एक आम फर्द की इस्तकामत और एक हुक्मरान की बसीरत मिलकर तारीख़ को महफूज कर सकती है। मदीने की इस कहानी ने यह साबित किया कि हकीकी तरक्की वही होती है जो माजी के जड़ों को मजबूत रखे और मुस्तकबिल की राहों को रोशन करे। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मुहक्किकीन, तारीख़दान और सयाह इस कहानी की अज़मत को सराहते हैं। शहर की इंतज़ामिया ने भी इस मकाम की देखभाल और तरक्की के लिए मज़ीद वसाइल फराहम किए ताकि यह मकाम आने वाली नस्लों के लिए महफूज रह सके। इस वाक़े के बाद मदीना मुनव्वरा में सकाफती तकरीबात और मेले मुनक़्क़िद होने लगे जिनमें शहर की तारीख़ और विरसे को उजागर किया जाता। ये तकरीबात ना सिर्फ मकामी लोगों के लिए तफरीह का बाइस बनती बल्कि शहर की मईशत को भी तक़वियत देती। मदीने के लोगों ने अपनी तारीख़ और सकाफत पर फ़ख्र करना सीख लिया था। हर गली, हर इमारत और हर चेहरे पर मदीने की शानदार तारीख़ की झलक नज़र आने लगी। इस झोंपड़ी की कहानी ने न सिर्फ एक अहद को महफूज किया बल्कि मदीना मुनव्वरा के मुस्तकबिल की बुनियादों को भी मजबूत किया। इस तरह मदीना ने दुनिया को ये सिखाया कि जदीदियत और तरक्की के सफ़र में अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही हकीकी कामयाबी है। मदीना मुनव्वरा की झोंपड़ी की ये कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने लगी
और ये शहर की तारीख का एक लाजमी हिस्सा बन गई। लोग अपनी महफिलों में इस वाक़े का जिक्र करते और नई नस्ल को बताते कि कैसे एक मुअम्मिर औरत की मोहब्बत और वफादारी ने मदीने की सकाफती विरसे को महफूज किया। मदीना की यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में इस कहानी को निसाब में शामिल कर लिया गया ताकि बच्चे अपनी तारीख से वाकिफ़ हों और इस पर फ़ख्र करें। इस वाक़े ने न सिर्फ शहर की शनाख्त को मजबूत किया बल्कि लोगों में अपने विरसे की हिफाजत का शऊर भी पैदा किया। हुकूमत ने भी इस वाक़े से सबक सीखा और दीगर तारीख़ी मकामात की हिफाजत के लिए मज़ीद इक़दाम किए। मदीना मुनव्वरा के मकीनों ने अपनी तारीख की कदर करते हुए उसे महफूज रखने के अज़म का इरादा किया। उस झोंपड़ी की कहानी जो कभी एक आम औरत की इस्तकामत की अलामत थी, अब मदीना मुनव्वरा की रूह और उसके लोगों की पहचान बन चुकी थी। यूं मदीना मुनव्वरा की झोंपड़ी ने न सिर्फ एक शहर की तारीख को महफूज किया बल्कि उसकी रूहानी और सकाफती शनाख्त को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया।